वाले हैं, कमेंट्स हटा दें। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाने का प्रयास शुरू किया था वो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस था, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस के हम लोगों ने छोटे से इंट्रोडक्शन को लेकर बातचीत शुरू की थी। मैं बात को आगे लेकर चलना चाहूंगा, और एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पेपर में, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कल हम लोगों का जो जिक्र हुआ था उसमें हम लोगों ने इसकी बात की थी कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में कई तरह के सवाल हमें मिलते हैं, और इन सवाल के आधार पर अगर हम चीजों को देखने की कोशिश करें तो पहला एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में बात की थी, थीमेटिक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और थीमेटिक क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक थीम से पूछे जाने वाला सवाल है, और थीम के बारे में हम लोगों ने तैयार किया सेंट्रल आइडिया। ठीक है भाई, थीम के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये सवाल हमसे पूछता है सेंट्रल आइडिया के बारे में। एक दूसरा क्वेश्चन अगर हम कहने की कोशिश करें तो हम लोगों ने इसका आधार तैयार किया था फैक्चुअल क्वेश्चन, और जब फैक्चुअल क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो फैक्ट्स यानी कि थीम को जस्टिफाई करने वाले एग्जाम्पल्स, डिटेल्स, डेटा के आधार पर जब सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन कहलाते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, या फिर इसी को हम अगर कहने की कोशिश करें तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों से पेपर पूछता है, और किस तरीके से ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं इसकी कई सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। और इस वैरायटी में सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, कि कही गई बात में कौन सी बात सही है या गलत है। इसी चीज को ट्रू फॉल्स की जगह राइट और रोंग जैसे भी तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमारे सामने सवाल आता है, इसकी बात हम करेंगे भी प्रैक्टिस में। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हमारे सामने कभी कभी किसी भी पैसेज में से किसी भी एक वर्ड को, कभी कभी किसी भी एक फ्रेज को, या फिर कभी कभी किसी भी एक सेंटेंस को हम लोगों से परीक्षा अंडरलाइन करके पूछ लेती है कि लिखी हुई इस बातचीत में हमारे सामने इस वर्ड का आपको क्या मीनिंग समझ आया, इस फ्रेज का मीनिंग आपको क्या समझ आया, इस सेंटेंस का आपको क्या मीनिंग समझ आया। इसे हम कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कही गई बात का रेफरेंस मीनिंग जनरेट करना। फिर एक सवाल हमसे पूछा जाता है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं टाइटल सजेशन। जब टाइटल हम लोगों से सवाल पूछा जाता है तो टाइटल बताने का जो भी हम लोग जवाब तैयार करते हैं, टाइटल का सवाल और टाइटल का जवाब हम जो तैयार करते हैं बेसिकली टाइटल हम बताने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली ये थीमेटिक होना जरूरी है हमारे लिए। अगर ये हमारे लिए थीमेटिक होगा तभी हम इसकी अच्छी सेंस तैयार कर सकते हैं। थीम के आधार पर टाइटल बताना, थीम के आधार पर टाइटल को बनाने की कोशिश करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम और सवाल की बात करते हैं तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहचान संबंधी सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं, और इस पहचान संबंधी सवाल में सबसे पहले हम लोगों से पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से पहचाने जाते हैं, आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए गए हैं तो सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानने आते हैं ना। उनको पहचानने के लिए व्हाट, हु, हुम का जिक्र हम लेकर चलते हैं, प्रोनाउन हम पहचानते हैं, एडजेक्टिव का जिक्र हम लोगों ने समझा, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब के फर्क हमें पता है, तो ये पहचान हमसे पूछ ली जाती है। हम लोगों से पूछ लिया जाता है एक सवाल जिसे हम कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के टाइप, हमने 5 तरह के सेंटेंसेस सुने हैं, पहले दिन की क्लास से हम जानते हैं, वो पहचान हमसे पूछ ली जाती है। हम लोगों को इसी के लिखे हुए सवालों में कभी कभी एक्टिव से पैसिव बदलना या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी हम लोगों से पूछ लिया जाता है। अब जिन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कराए गए हैं उन्हें हम कराएंगे, एक्टिव पैसिव जिन्हें नहीं कराए उन्हें हम कराएंगे।
तो ये है हमारे सारे के सारे सवाल के आधार। ठीक है बच्चों, तो कई तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कई तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोगों को देखने को मिलता है और वो क्वेश्चन कहलाता है मूड, या फिर अगर हम कहें टोन ऑफ द पैसेज। मूड या फिर टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का मूड क्या है, या राइटर का मूड क्या है, या नरेटर का मूड क्या है, या उसकी टोन क्या है, इन चीजों को पहचानना, इन चीजों को बताने का प्रयास, ये हम लोगों से परीक्षा पूछती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के कितने तरह के सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी। फाइन, अब पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोगों को जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो क्या है, कृपया ध्यान से सुने। फिर मैं आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस शुरू करूंगा। आपके सामने स्क्रीन पर पैसेजेस आएंगे, एक एक पैसेज को मैं सोल्व करना आपके साथ मिलकर शुरू करूंगा। जब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की हम बात करते हैं तो हाउ टू अटेम्प्ट इट, सबसे पहली बात तो सर पैसेज को पढ़ने के लिए एक चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठाएं और वो है वन गो रीडिंग। पैसेज को एक बार पढ़ने की आदत डालें शुरू से आखिर तक। जो बच्चे पैसेज को टुकड़ों में बांटकर पढ़ने का काम करते हैं, फिर कह रहा हूं, जो बच्चे पैसेज को टुकड़ों में बांटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, टुकड़ों में बांटने की वजह से ही पैसेजेस कभी अच्छे से समझ नहीं आते, ना ही कभी उन पैसेजेस की थीम आपको क्लियर होती। तो आदत बना लें कि पैसेज की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक एक बार में शुरू से आखिर तक आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। जब हम पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज को पढ़ते वक्त हमारी स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि पैसेज को पढ़ने के लिए आपको 1 मिनट के अंदर सारे पैसेज सोल्व कर देना चाहिए। ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। मैं अगर कायदे से हिसाब लगाने का काम करूं, सीजीएल मेंस की बात पर ही मैं लेकर चलना चाहूंगा चीजों को। 200 नंबर का 200 संख्या क्वेश्चंस की होती है, 2 घंटे का समय, मिनट का समय, सेकंड्स का समय। अगर मैं इसी कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करूं तो एक क्वेश्चन का हमारे सामने जो सवाल का समय आता है 36 सेकंड। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की बात करें तो 5 क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं एक कॉम्प्रीहेंशन में। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन की जो हमारे पास टाइम लिमिट है 180 सेकंड, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो इसकी जो समय सीमा है वो 3 मिनट निकल कर आती है। यानी कि एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं उसके लिए मेरे पास 3 मिनट का समय हुआ। 3 मिनट के अगर हिस्से में बांटना चाहूं तो लो हो गई बातचीत तैयार। 2 मिनट का समय है आप लोग पैसेज को पढ़ने में लगाएं और 1 मिनट का समय है उसमें आप अपने आंसर मेकिंग पर लगाएं। सीधी सी बात है, इसमें तो एक सीधा सा गणित है। अगर ये आपको पता है, समझ आ गया, तो फिर तो आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, ना ही परेशान किया जा सकता। असली मुद्दा क्या है, आप अगर इसके भी समय को करना चाहें, अगर आप पैसेज को अटेम्प्ट करने में 1.5 मिनट का समय लगाते हैं तो बात खत्म होगी सर। 1 मिनट आप पैसेज को पढ़ें और आधा मिनट में अपने आंसर मेकिंग लगाएं। कुल मिलाकर खेल ये है कि आप पैसेज को पढ़ने पर जितना समय लगाएंगे एक्यूरेसी लेवल उतना अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो जब पैसेज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, पैसेज को पढ़ते वक्त पहले हमेशा स्लो डाउन होकर पढ़ें। जब स्लो डाउन होकर आप पढ़ते हैं पैसेज को, शुरुआती लाइंस को बड़े आराम से पढ़ें। आपको थीम नहीं तो थीम का एक हिस्सा जरूर बता दिया जाता है, उसके बाद आप लेकर चलने की कोशिश करें कहानी को स्पीड से। कई बार होता क्या है कि बच्चे पैसेज को पढ़ते वक्त पैसेज हाथ आते ही इतनी स्पीड से उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और इतनी स्पीड से पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि पैसेज को समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आराम से पढ़ेंगे तो थीम समझ आएगी। और कई बार ऐसा भी हुआ बच्चों के साथ कि एक ही पैसेज को वो 2-2, 3-3 बार भी पढ़ लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आपको पैसेज एक बार समझ नहीं आता तो भैया कितनी ही कोशिशें आप कर लीजिए, आपको वो पैसेज कभी भी समझ नहीं आ सकता। इसीलिए पैसेज को पढ़ने का एक बार का जज्बा आपके लिए बहुत जरूरी है। एक ही बार आप पढ़ते हैं, आखिरी बार पढ़ते हैं तो फिर आपसे गलती नहीं होती। और जिसे एक बार ही पैसेज समझ नहीं आया, वो तकाजे से पढ़ने के चक्कर में कितनी बार पढ़ ले वो कभी भी समझ नहीं आता। ठीक है, माइंड द अनफेमिलियर
यूज ऑफ वर्ड्स। आपके सामने लिखे हुए पैसेज के अंदर कई सारे अनफेमिलियर यूसेज नजर आते हैं। अनफेमिलियर यूसेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपके सामने लिखे हुए पैसेज के अंदर कुछ ऐसे शब्द आप लोगों को दिए जाते हैं जिनको आप जानते तो किसी और तरीके से हैं, उनका अर्थ कुछ और तरीके से जानते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर उसका अर्थ कुछ और निकालने की कोशिश होती है, और यही आप लोगों से पूछे जाते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल में। ठीक है जी। अगर हम अगली बात करने की कोशिश करें तो एक ट्रिक और सामने आती है, ऑब्जर्व द ऑप्शन विच कंटेन्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। जिस ऑप्शन में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम उन ऑप्शंस की कंसीडरेशन पर बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शंस कई बार हम लोगों से बेवजह की गलती करा देते हैं, और कभी कभी हम लोगों के गिवन ऑप्शन में ये सटीक आंसर बनाने में भी मदद करती हैं। मैंने अभी 4 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अब प्रैक्टिस में शुरू करूंगा तो उससे जुड़ी हुई बातों को देखने का हम प्रयास करेंगे। जरा क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए हाजिर किया जाए। तो दोस्तों आपके सामने ये पैसेज है। मैं पहले इस पैसेज को बैठकर आप लोगों के साथ पढ़ना चाहूंगा, और पैसेज को पढ़ने की एक्चुअल स्किल क्या है वो मैं आपके सामने भी रखूंगा, और एक एक करके पैसेजेस को हम लोग हल करना शुरू करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसेज नंबर 1 कहता है, रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। सबसे पहला एक शब्द आया हमारे सामने, सर्कल। देखो बच्चों, सर्कल हमारे सामने एक अनफेमिलियर वर्ड है, क्योंकि सर्कल को अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, और सर्कल का अर्थ होता है वृत्त। लेकिन यहां पर सर्कल वृत्त की बात नहीं कर रहा है, यहां सर्कल का मतलब होता है नोन पीपल, एक्वेंटेंस, जान पहचान, परिचय। रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज। अब ये समझ नहीं आया कि उसके पॉपुलर होने की वजह क्या है, शायद यही चीज आगे जस्टिफाई की गई होगी। एवरीबडी एडमायर्स हिम फॉर हिज फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। एवरीबडी, दैट इज एक्सेप्ट हिज 6-year-old daughter Meenakshi. Recently, one of Ravi's friends asked him to make a speech at a reception. This is the sort of thing that Ravi loves. He prepared the speech carefully and went to the party with Meenakshi. He had included a large number of funny stories in the speech, and of course, it was a great success. As soon as he had finished, Meenakshi told him she wanted to go home. Ravi was a little disappointed by this, but he did as his daughter asked. On the way home, he asked Meenakshi if she had enjoyed the speech. To his surprise, she said she hadn't. Ravi asked her why this as so, and she told him that she did not like to see so many people laughing at him. देखो बच्चों, मैंने पूरे पैसेज को इंग्लिश में ही पढ़ा, आपसे भी उम्मीद है
आपने आप लोगों के सामने मैंने इस पूरे के पूरे पैसेज को इंग्लिश में पढ़ा। इसी तरीके से आपको भी आदत डालनी है, पैसेज को हिंदी में पढ़ने, हिंदी निकालने की कोशिशों से बचें। पूरे पैसेज को पढ़ें और उस पैसेज के बेसिस पर उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें। रविशंकर नाम का एक इंसान है जिसकी 6 साल की बेटी है, ठीक है। रवि अपने एरिया में बड़ा फेमस है। किसी दिन किसी दोस्त ने उसे एक स्पीच के लिए इनवाइट किया, स्पीच उसने तैयार की, काफी सारी उसने स्टोरीज उसके अंदर डाली। अपनी बेटी के साथ वो उस पार्टी में गया। पार्टी में जाने के बाद उसने अपनी स्पीच डिलीवर की, काफी सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत तारीफ हुई। लेकिन उसकी बच्ची तुरंत उसे कहती है कि उसे घर जाना है। रास्ते में उसने पूछा क्या तुम्हें स्पीच अच्छी नहीं लगी? तो इस बात को लेकर उसने मना किया और उसने जब रीजन पूछा तो रीजन बताने पर बच्ची ने कहा कि वो पसंद नहीं करती इस बात को कि कोई भी इंसान उसके पिता पर हंसने का काम करे। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चंस पर काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लेट अस हैव द डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, लिखा है रवि वॉज पॉपुलर बिकॉज ही मेड स्पीचेस, ही टोल्ड स्टोरीज, ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही लव्ड पार्टीज। करेक्ट आंसर हुआ सी फॉर चाइना। ही लव्ड पार्टीज नहीं, ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। सी फॉर चाइना क्वेश्चन 1 के लिए आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, रवि लव्स टू मीट पीपल, टॉक टू हिज डॉटर, मेक अ स्पीच, मेड पीपल लाफ। करेक्ट आंसर हुआ बच्चों सी फॉर चाइना। करेक्ट आंसर हुआ सी फॉर चाइना। तो भाई हम लोगों के सामने इस क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये होना चाहिए रवि लव्स टू मेक अ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, रवि वेंट टू द पार्टी विद हिज डॉटर, बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट आंसर आपके सामने हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, रवि वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज मीनाक्षी डिड नॉट एंजॉय हिज स्पीच, मीनाक्षी वांटेड टू गो होम इमीडिएटली आफ्टर द पार्टी और आफ्टर द स्पीच। People did not like his speech, मीनाक्षी did not like people laughing at him। तो बेटा इसके लिए करेक्ट आंसर हुआ आपके पास बी फॉर बॉम्बे। डिसअपॉइंटमेंट का रीजन पूछा गया है, ठीक है। इस बात का रीजन नहीं पूछा गया कि आखिर मीनाक्षी घर क्यों जाना चाहती थी, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट का रीजन ये है कि मीनाक्षी ने एकदम से घर जाने के लिए कहा। एक आखिरी सवाल, मीनाक्षी फेल्ड टू रैलीज पार्टीज, आखिर उसको पार्टी क्यों समझ नहीं आई? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे, एवरीवन हैड बीन लाफिंग एट रवि स्टोरी, नॉट एट रवि। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। चलिए बच्चों ट्राई लगाते हैं। अब आपके सामने पैसेज नंबर 2 है और पैसेज नंबर 2 के लिए आपके सामने पैसेज नंबर 2 है, जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें।
चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए इस छोटी सी लिखी हुई पैसेज को पढ़ना चाहूंगा। बच्चों, ऐसे पैसेजेस को हम कहते हैं फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल इसलिए कहा जाता है, ये पैसेजेस फैक्ट्स की बात करते हैं। इन पैसेजेस में आपकी राय नहीं चलती। इन लिखे हुए पैसेजेस के अंदर सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या ये आपको ठीक लगे, क्या ये आपको गलत लगे, इसे कोई मायने नहीं है। ठीक है, अब पैसेज में पढ़ूंगा, कृपया ध्यान से समझें क्या मैं कहना चाहूंगा। जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस। पेस की अगर हम बात करें तो पेस का मतलब स्पीड होता है, मीनिंग तैयार रखें। जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ। इट्स फन, फ्री एंड अ क्विक वे टू गेट फिट। अब यहां पर एक शब्द हमें समझना होगा। इस लिखे हुए सेंटेंस में फन कहने का मतलब क्या हुआ। आप लोग कभी जॉगिंग रनिंग करने अगर गए हैं तो उसमें फन क्या है भाई? फन है इस बारे में क्यों? क्योंकि जब आप जॉगिंग या रनिंग करते हैं तो आप मस्ती के साथ दौड़ लगाते हैं, और जैसे आप दौड़ लगाने का काम करते हैं तो आपको बड़ा मजाक महसूस होता है। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं, कुछ लोग मंदा दौड़ते हैं, कुछ थक के बैठते हैं, किसी के पीछे कुत्ता भागने लग जाता है, किसी के पीछे लड़की भागने लग जाती है, किसी के पीछे नीरज की वाइफ भागने लगती है। तो ये सारी की सारी बात आती है फन। ठीक, फ्री क्यों? क्योंकि इस पर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आगे लिखा है क्विक वे टू गेट फिट। ठीक है, इट इज वेरी गुड फॉर सप्पलनेस। सप्पलनेस का मीनिंग ही आगे लिख दिया है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। ठीक है, देर इज सम रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरी। अगर आप ज्यादा करते हैं रनिंग जॉगिंग तो उसका नुकसान है, और वो नुकसान पहुंचता है आपको फीट, नीज, एंकल्स एंड हिप्स। बट इफ यू डोंट ओवर डू, अगर आप ज्यादा नहीं करते एट फर्स्ट और रन ऑन द सॉफ्ट सरफेस लाइक ग्रास व्हेन यू कैन, यू शुडंट हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर आप कच्चे मैदान पर घास पर दौड़ने चलने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई नुकसान इतना नहीं होता। ठीक है, आगे लिखाई हमारे सामने है बातचीत, आगे लिखी है हमारे पास बातचीत। इफ यू हैव अर्थराइटिस, इफ यू हैव अर्थराइटिस इन योर लेग्स, अगर अर्थराइटिस नाम की बीमारी है हिप्स और बैक, इफ यू आर ओवरवेट, ट्राई साइकिलिंग और स्विमिंग इंस्टेड। द ओनली एक्सपेंस, केवल एक ही खर्चा है, और वो है अच्छे जूते, रनिंग शूज। अवॉइड बिजी रोड्स एंड जॉगिंग एट नाइट इफ पॉसिबल। वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स सो एज टू फील अनईजी एंड साइक्लिस्ट रिफ्लेक्टिव चेस्ट बैंड। ठीक है, तो अगर आप दौड़ लगाते हैं तो बहुत कम खर्च में खेल शुरू हो जाता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हाजिर हुआ। जॉगिंग इज पॉपुलर एक्सरसाइज बिकॉज इट, तो इसलिए करेक्ट आंसर हुआ बिल्कुल पॉपुलर है। क्यों? बिकॉज इट इज इजी वे टू कीप वन सेल्फ फिट। ए फॉर एप्पल नहीं, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। लिखा है समटाइम्स जॉगिंग कैन बिकम रिस्की व्हेन इट इज ओवरडन। जब आप इसे जरूरत से ज्यादा करते हैं तो आप लोगों को रिस्क महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाजिर हुआ। जॉगिंग इज नॉट एडवाइज फॉर पीपल हु आर ओवरवेट, आर वेरी बिजी, हैव बैड लेग्स, आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। ओवरवेट हैं आप अगर, तो आपको जॉगिंग अवॉइड करनी चाहिए। सवाल नंबर 4, एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग एज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव आउटफिट। थैंक यू। रिक्वायर लेस एफर्ट, रिक्वायर्स लेस स्पेस, डज नॉट नीड स्ट्रेंथ। करेक्ट आंसर हुआ आपका ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। वाइल जॉगिंग वन शुड वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। बिल्कुल सही हुआ, करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना। आपको लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए। ये तो आपके पैसेज की आखिरी लाइंस में भी लिखा हुआ है ताकि आपको इजी फील हो। सर जरा पैसेज नंबर 3 बच्चों के सामने पेश किया जाए। नेक्स्ट पैसेज आपके सामने हाजिर हो रहा है बच्चों, जरा पढ़ें, अटेम्प्ट करने का काम शुरू करते हैं उसके बाद हम। पैसेज को पढ़े बच्चों, जितनी पेशेंस से पढ़ोगे उतना अच्छा आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा।
चलिए मेरे भाई, लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं, बहुत प्यारा पैसेज है, और मैं आप लोगों को पैसेजेस पढ़ने का एक सही एटीट्यूड देना चाहता हूं, और जितना ध्यान से आप पैसेजेस को पढ़ने का एटीट्यूड देंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। पैसेज लिखा है, ध्यान से मेरे साथ मिलके पढ़ें, समझें। वन डल डार्क डे इन ऑटम। इन लिखी हुई बात को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर दो शब्द हैं जो परेशान कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का आधार हम जो तैयार कर रहे हैं, इसी के आधार पर हम लोगों को अपना क्लोज टेस्ट भी तैयार करना है। अब इस लिखी हुई बातचीत को अगर देखूं मैं ध्यान से, तो इसमें डल कहने का मतलब क्या हुआ? डल का मतलब तो हुआ अनइंटरेस्टिंग। अब अनइंटरेस्टिंग कहने का क्या वजह हो सकता है, ये हमें सोचना है, पैसेज में ढूंढना है। इसने कहा डार्क, डार्क कहने का मतलब क्या हुआ? ये दिन के कौन से हिस्से में ट्रेवल कर रहा था, ये सवाल है। ठीक है, तो डार्क का भी आंसर हमें ढूंढना है। वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्सबैक थ्रू अ ड्रीरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। अब ड्रीरी लिखा है, ड्रीरी का मतलब होता है थकाने वाला। ठीक है, एग्जॉस्टिव इसका सिनोनिम हुआ। थ्रू की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमें प्रेपोजिशन पता ही है। ठीक है, और स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, स्ट्रेच का मतलब एक खुले मैदान पर ये चलता ही जा रहा था। अब एक बात सोच के देखो बच्चों, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और ट्रेवल आप जिस रास्ते पर कर रहे हो उस रास्ते का अंत ही ना हो, तो आप चलते ही जा रहे हैं और उसका अंत ना हो, तो भैया आप चलते ही जा रहे हो और अंत ना हो, तो डेफिनेटली वो ट्रेवल आप लोगों के लिए डल होगा। ठीक है बच्चों, डल का मीनिंग समझ आ गया, यानी कि बहुत समय से ये यात्रा कर रहा था। एट नाइट फॉल, अब रात की अगर बात कही है तो डार्क का मतलब हमें समझ आया कि इसने दोपहर के बाद अपनी यात्रा शुरू की है। आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर। अशर हम बेसिकली कहते हैं उस इंसान को जो एस्कोर्ट होता है या फिर जो पैसा उधार देता है। I came in sight of the house of Usher. This was the house of Roderick Usher, who had been my childhood pal. Pal का मतलब होता है friend. मैं अपने दोस्त के घर पर पहुंचा. It had been umpteen years. Umpteen बहुत. काफी वर्ष बीत गए थे since he and I had seen each other. देखो बच्चों, प्रोनाउन में हमने समझा था 2-3-1 की अरेंजमेंट। he का जिक्र पहले है, उसके बाद I का जिक्र है। I lived in a distant part of the country during my childhood. अपने बचपन से ही मैं कंट्री के डिस्टेंट पार्ट में रहता रहा। However, he had recently corresponded. Corresponded का अर्थ होता है पत्र व्यवहार करना। उसने कुछ ही दिनों पहले मुझे चिट्ठी लिखकर with me telling me at length of a serious illness. उसने अपनी बीमारी के बारे में मुझे बताने की कोशिश की। अभी कुछ ही दिनों पहले इसके दोस्त ने इसे चिट्ठी लिखकर अपनी बीमारी का जिक्र इसके सामने लिखा है। देखा बच्चों, अब ये है सीखने पढ़ने का मजा, एक एक चीज आपके सामने क्लियर होती चली जा रही है। आगे इसने लिखा है एंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस दैट वाज ट्रबलिंग हिम। ठीक है, और अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ वो इंसान किसी मेंटल परेशानी से गुजर रहा था। बिलिगर्ड बाय, बिलिगर्ड का मतलब होता है सफर्ड बाय हिज प्रॉब्लम्स रॉड्रिक वाज लीडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ हर्मिट। हर्मिट हम कहते हैं साधु को, वो इंसान जो अपने घर से दूर रहता है और अपने जीवन में अकेला ही रहकर जीवन को काटता है। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने, मार्क योर आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। द ऑथर वाज ट्रैवलिंग, आपने सवाल का जवाब चुना है जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, इन द इवनिंग। ठीक है,
डल, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था, डल और डार्क का मीनिंग अगर नहीं समझ आया तो आप आंसर दे नहीं पाएंगे। करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे, इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते, द हाउस ऑफ अशर वॉज द होम ऑफ जी। डी फॉर दिल्ली, अ फ्रेंड। क्वेश्चन 3 आपके सामने आता है, the author lived in the country during the time of writing, during the childhood, during the period in between, during his youth. करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे, पैसेज से यूं का यूं लिख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, द ऑथर केम टू नो ऑफ हिज फ्रेंड्स इलनेस। कोरेस्पोंड का हम लोगों ने भी मीनिंग समझा है, उसी वजह से ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मार्क करने की कोशिश करते हैं, रॉड्रिक वॉज लिविंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली है। हैड बिकम अ रेक्लूज, हर्मिट का सिनोनिम रेक्लूज होता है, हालांकि दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। चलिए बच्चों, अगला पैसेज आपके सामने आ रहा है, पढ़ें, अटेम्प्ट करें। बच्चों पैसेज को ध्यान से पढ़ें, फिर आंसर्स को डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे पैसेजेस के लेवल उठते चले जाएंगे और जितना ध्यान से आप पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को पढ़ने में अच्छा महसूस होगा। Let us talk about this passage. This is one of the nice passages you will ever read. As a farmer, I was determined that we should get on. Get on का मतलब होता है to progress. ठीक है जी?
गेट ऑन का मतलब होता है टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। ऑन द कंप्यूटर बैंड वैगन, ठीक है। सेज कृष्णप्पा, कृष्णप्पा कहें या कृष्णप्पा कहें, दोनों की बात है। जगन्नाथ, द 40-year-old हेड ऑफ ग्राम पंचायत who initiated the whole process 3 years ago। ये 3 साल पहले की घटना बताई गई है। तो 3 साल पहले की ये जो घटना है, तो लगभग सारी ही बातचीत आप लोगों के पास्ट इंडेफिनिट में बताई जानी चाहिए। विद टिप्स फ्रॉम कंप्यूटर सेवी, देखो कंप्यूटर सेवी का अर्थ होता है वो इंसान जिसका कंप्यूटर में नेचुरल इंटरेस्ट होता है। जैसे अभी आईफोन 11 लॉन्च हुआ है, तो आईफोन 11 को लेकर कुछ लोगों का क्रेज होता है, ठीक है। जब आईफोन 11 के बाद अगर मान लो आईफोन 12 आ जाए, तो लोग अपने आईफोन 11 को हटाकर आईफोन 12 ले लेंगे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं टेक सेवी, ठीक है जी। जिनका एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है, जिनका एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है, वो अपने फोन को हटाकर तुरंत आईफोन 11 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग टेक सेवी कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। आपके सामने काफी सारे ऐसे लोग हैं जो टेक सेवी होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे लेकर चल लेते हैं इस बातचीत को। विद टिप्स फ्रॉम अ कंप्यूटर सेवी ब्रदर in the US, Jagannath drew up a plan and convinced others of its merit. Within no time, he was able to raise rupees 65,000 from the public, enough for the purchase of 2 assembled Pentium 2 computers. कंप्यूटर की बेसिकली प्रोसेसर बेसिस अलग अलग कैटेगरीज हैं। Pentium 2 कंप्यूटर्स अगर हम समझें तो आज से करीब 15 साल पहले ये कंप्यूटर्स आते थे। That was easy enough, but who would operate these machines? Jagannath decided that it had to be the villagers themselves. He got in touch with software company which agreed to train the villagers, although very initially. शुरुआत में कोई तैयार नहीं था, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कंप्यूटर जैसी ये चीज क्या है। The people knew it was worth a try, लेकिन फिर भी लोगों ने इसके लिए कोशिश की। As they realized it was not so difficult, more and more villagers joined in. Those like T.S. Shobha, who showed greater aptitude. Aptitude हम कहते हैं natural interest. Natural interest were sent for extensive training. इस पूरे के पूरे पैसेज के अंदर एक छोटी सी घटना का ब्यौरा दिया गया है और ये एक जगन्नाथ नाम के इंसान हैं जो हेड हैं ग्राम पंचायत के। उन्होंने अपने गांव के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर की प्लांटेशन शुरू की और कंप्यूटर के आधार पर अपने गांव को एजुकेट करने का एक छोटा सा डिसीजन लिया। अब आपके सामने इसी से जुड़े क्वेश्चंस पेश हो रहे हैं। क्वेश्चन को देखें, अटेम्प्ट करें, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। क्वेश्चन की बात करते हैं। इनिशियली कृष्णप्पा जगन्नाथ रेज ₹65,000। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ फ्रॉम द पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णप्पा जगन्नाथ इज अ करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड द विलेजर्स वाज, करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हुआ C for China as to who would operate the machines. Option question 4 आता है, T.S. Shobha was sent for extensive training because she showed a great aptitude for computers. B for Bombay correct answer हुआ आपकी तरफ से। अगला सवाल आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5, computer training for the villagers was arranged through, करेक्ट आंसर हुआ आपकी तरफ से।
कंप्यूटर ट्रेनिंग किसने ऑर्गेनाइज की? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर कंपनी। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे ही है बच्चों, सॉफ्टवेयर कंपनी। चलिए बच्चों, अगला पैसेज आपके सामने हाजिर हो रहा है, प्लीज पेश किया जाए अगला पैसेज। पढ़ें और समझने की कोशिश करें, फिर हम मिलकर अटेम्प्ट करेंगे। चलिए भाई साहब, इन पैसेज को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पैसेज शुरू होता है, मार्टिर्स। मार्टिर बेसिकली उन इंसान को कहा जाता है जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। ठीक है। द मार्टिर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री हैड अ लॉफ्टी विजन। सवाल उठता है, लॉफ्टी विजन का क्या अर्थ हुआ? लॉफ्टी विजन की अगर हम बात करते हैं तो लॉफ्टी विजन का मतलब हुआ कि उनका छोटा नहीं, बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा दृष्टिकोण था ऑफ द फ्यूचर। उन्होंने देश के भविष्य को लेकर बहुत कुछ, बहुत बड़ा सोचा था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया इस देश की स्वतंत्रता के लिए। They wanted the nation to be free from all the slavery and bondage. They wanted an India, ध्यान से देखना बच्चों, they wanted an India in which all the communities would live in perfect harmony and in which there would be no high class and no low class of people. वो ऐसा देश चाहते थे जिसमें किसी भी तरह का कोई गैप नहीं, हाई क्लास लो क्लास का कोई गैप नहीं। आगे लिखा है,
द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैविंग बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली, और छुआछूत की ये समस्या देश से पूरी तरह खत्म हो जाए. Women would enjoy equal rights with men and contribute their fullest to the making of a great nation. नारी सम्मान नारी का पूरा रोल हो इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में. Such a vision was in keeping with the ancient glory of the country renowned for its splendid achievements in literature, art and culture. We must now revitalize this ancient culture. अब हम लोगों को इस ancient culture को revitalize करना होगा और हमें इसे वापस अपने जीवन से जोड़ना होगा. We must now revitalize this ancient culture of ours with the tolerance as its must had. If we forget or cease to take pride in our noble heritage, we shall have to face severe indictment in the court of history, which is ruthless judge and seldom spares erring people. अगर हम अपने प्राचीन संस्कारों की इज्जत नहीं करते तो इतिहास गवाह है. इतिहास के इस खेमे में हमें बहुत जल्दी अपने आप की पहचान को खो देना होगा, क्योंकि इतिहास कभी भी गलती करने वालों को बख्शता नहीं है. पैसेज के इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करेंगे. पैसेज के क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हुआ. द मार्टिर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड द कंट्री टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. ऐसा पैसेज में नहीं कहा. रूल ओवर द अदर नेशंस, बिल्कुल ऐसा पैसेज में नहीं कहा. टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, यही आपके लिए करेक्ट आंसर कहा गया है. करेक्ट. सी फॉर चाइना आपके लिए करेक्ट आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दीज मार्टिर्स वांटेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन इन द जॉब्स. बिल्कुल नहीं, पैसेज में ऐसा नहीं कहा. देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, हो सकता है. क्वेश्चन का ऑप्शन सी देखते हैं. द ओल्ड कास्ट सिस्टम शुड बी रिटेन्ड, बिल्कुल नहीं. वुमेन शुड लुक आफ्टर देयर फैमिलीज ओनली, बिल्कुल नहीं. बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ. अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं. वी मस्ट स्ट्राइव विद आवर टोटल कमिटमेंट टू डिफीट ओवरकम एनिमीज ऑफ द नेशन, बिल्कुल नहीं. पैसेज में ऐसा कोई जिक्र नहीं है. रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर है.
बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, आर फ्रीडम फाइटर्स एनविजन्ड दैट इन फ्री इंडिया देयर वुड बी एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, विमेन वुड एंजॉय हायर प्रिविलेजेस एंड राइट्स देन अदर्स, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी, द कंट्री वुड बी टेकन फॉरवर्ड बाय सम सिलेक्टेड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। क्लास डिस्क्रिमिनेशन का तो जिक्र ही नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड ऑक्यूपाई द टॉप प्रायोरिटी, बिल्कुल भी नहीं। सभी ऑप्शंस को छोड़कर ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। 4 ही सवाल थे। चलिए दोस्तों, एक अगले पैसेज पर अपन मिलके काम करते हैं। अगला पैसेज पेश किया जाए, प्लीज टेक योर टाइम। मैंने आप लोगों के लिए इस पैसेज को पढ़ने के लिए समय इसलिए दिया क्योंकि शायद आप लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस एक छोटी सी लाइन वाले पैसेज में कितना कंफ्यूज हो सकते हैं ये आप समझ गए होंगे। कई दोस्तों ने इस एक ही पैसेज को 3 बार भी पढ़ लिया होगा। पैसेज जब लिखा हुआ हमारे सामने छोटा हो तो बच्चों ये याद रखना कंफ्यूजन का लेवल बड़ा जबरदस्त हो सकता है। पैसेज लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। फ्यू पीपल, देखो एडजेक्टिव्स के दौरान हमने समझा था कि फ्यू बेसिकली नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। मैं यही हूं आप लोगों के सामने। फ्यू पीपल आस्क फ्रॉम बुक्स, देखो सर ये बड़ा प्यारा सवाल है। नाउन के दौरान हम लोगों ने पर्सोनिफिकेशन समझा था। पर्सोनिफिकेशन कहता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग थिंग्स का बिहेवियर रखते हैं। क्या आप बुक्स से कुछ पूछ सकते हैं? कभी भी नहीं। ना तो आप बुक्स से कुछ पूछ सकते हैं और ना ही बुक्स आपको कुछ बता सकती हैं। तो इस लाइन के इतने हिस्से में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। Few people ask from books what books can give us। ठीक, आगे लिखी है, बात को ध्यान से देखते हैं। मोस्ट कॉमनली वी कम टू बुक्स विद ब्लर्ड एंड डिवाइडेड माइंड्स। ब्लर्ड का मतलब क्या हुआ? जिन्हें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता। जो लोग चश्मा पहनते हैं, अगर उनका चश्मा हटा दिया जाए तो उन्हें ब्लर्ड दिखाई देता है। ब्लर्ड होने का मतलब क्या हुआ? धुंधला। यानी कि उन्हें ये तो पता है कि सामने कोई चीज है लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स की उनकी कोई जानकारी नहीं है। इसे हम ब्लर्ड कहने का काम करते हैं।
आगे लिखा है डिवाइडेड माइंड्स। डिवाइडेड माइंड्स का मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो डिवाइडेड माइंड का मतलब हमें समझ आता है एक ऐसे विचारधारा जिसके अंदर आपके कई सारे अर्थ निकालने की क्षमता आप रखते हैं। आस्किंग ऑफ फिक्शन, अब देखो बुक्स की कुछ कैटेगराइजेशन है आपके सामने। आस्किंग ऑफ फिक्शन दैट इट शैल बी ट्रू। फिक्शन हम कहते हैं कल्पना से भरी कोई भी कहानी, कोई भी नॉवल, हम सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ सच होगा। ऑफ पोइट्री दैट इट शैल बी फॉल्स, हम पोइट्री को अगर पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इसमें कुछ झूठ होगा। ऑफ बायोग्राफी दैट इट शैल बी फ्लैटरिंग, ठीक है जी, बायोग्राफी के अंदर कुछ चापलूसी होगी। ऑफ हिस्ट्री दैट इट शैल एनफोर्स आवर ओन प्रिजुडिसेस, कि इसके अंदर कुछ प्रिजुडिसेस होंगी। इफ वी कुड बैनिश ऑल सच प्रीकंसेप्शंस, अगर पूर्व धारणाओं को हम हटाकर अगर हम बुक पढ़ते हैं, दैट वुड बी एन एडमायरेबल बिगिनिंग, यही एक अच्छी किताब को पढ़ने की शुरुआत है। क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाए। According to this passage, most readers think that the poetry is essentially, सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए, इस पैसेज के अनुसार काफी सारे रीडर्स ये मानते हैं कि जो पोइट्री है वो एसेंशियली कैसी होती है। जी बिल्कुल ठीक कहा, अनरियलिस्टिक। ठीक है बच्चों, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हुआ। नंबर 2 पर आ जाओ, लिखा है हमारे सामने द मेन इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज टू, बिल्कुल जी, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। इनमरेट द रीडर्स प्री कंसेप्शंस, इनमरेट का अर्थ होता है काफी सारी संख्याओं में बांट देना। तो इस लिखी हुई बातचीत में संख्याएं बांटी गई हैं और हमें बताया गया है कि रीडर्स की अपनी कुछ संख्याएं होती है जिसमें हम लोग बांट देते हैं। नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ध्यान से देखें। The author's reference to biography being viewed as something flattering suggests that he thinks that it should be truthful. C for China करेक्ट आंसर हुआ, truthful। किसी की भी बायोग्राफी सच से संबंधित होनी चाहिए, इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मोस्ट रीडर्स, बेसिकली अधिकतर रीडर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो करेक्ट आंसर आपकी बात अगर हम कहें तो करेक्ट आंसर हुआ सी फॉर चाइना। पहली लाइन ही मीनिंग बता रही है, डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बुक, वो जानते नहीं कि बुक से क्या एक्सपेक्ट उन्हें करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, देखिए जरा। हाँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मोस्ट बुक्स ऑफ हिस्ट्री आर, इस पैसेज के अनुसार अधिकतर जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनके अंदर प्रिजुडिसेस हैं। प्रिजुडिसेस होने का मतलब क्या हुआ, प्रिजुडिसेस होने का मतलब हुआ बी फॉर बॉम्बे, ऑथर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू पास्ट इवेंट्स को लेकर। एक अगला पैसेज जरा पेश किया जाए, पैसेज नंबर 7 है बच्चों, पढ़ें, अटेम्प्ट करें प्लीज।
चलो मेरे बच्चों, मैं इस चीज को पढ़कर सुनाना शुरू करूंगा आप लोगों के सामने, और पैसेज बड़ा खूबसूरत है। आई कुडंट स्लीप दैट नाइट, अ वेग फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्च्यून अफेक्टेड मी। उस रात ये इंसान सो नहीं पाया क्योंकि इसे घबराहट थी कि कोई बुरी घटना घटने वाली है, और इसी के लिए अ वेग फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब हुआ अप्रोचिंग, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य की बात, अफेक्टेड मी। माई सिस्टर एंड आई वर ट्विन्स एंड यू नो हाउ सबटल द लिंक्स आर बिटवीन सच पीपल। अब सबटल लिंक्स का होने का मतलब क्या हुआ? जुड़वा लोगों के बीच एक एहसास होता है कि एक को कुछ होता है तो दूसरे को एहसास महसूस होना शुरू होता है। इट वॉज अ वाइल्ड नाइट, बेसिकली एक वाइल्ड नाइट, वाइल्ड नाइट का मतलब तूफान वाली रात थी। It was a wild night. Suddenly there burst forth the wild scream of a terrified woman. एक किसी औरत की, किसी लेडी की एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। I knew that it was my sister's voice. मुझे याद है कि वो मेरी बहन की आवाज थी। I rushed into the corridor. By the light of the corridor lamp, I saw my sister at the door of her room. और मेरी बहन सामने खड़ी हुई थी कॉरिडोर में, एंड हर फेस पेल विद टेरर, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था घबराहट की वजह से, एंड हर हैंड्स ग्रोपिंग फॉर हेल्प, वो हाथ ऐसे बढ़ाती हुई मुझे मदद के लिए बुला रही थी, एंड हर होल फिगर स्विंग अनस्टेडीली, उसका शरीर इधर से उधर हिल रहा था अनस्टेडीली। आई ran टू हर, थ्रू माई आर्म्स अराउंड हर, उसे मैंने पकड़ने की कोशिश की, बट हर नीज गेव वे, उसके घुटनों ने हिम्मत छोड़ दी, एंड शी फेल टू द ग्राउंड। चलिए बच्चों, एक छोटी सी घटना, इस लिखी हुई बातचीत के क्वेश्चंस पर हम काम करना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पर आना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हाजिर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। द ऑथर कुडंट स्लीप बिकॉज द नाइट वॉज वाइल्ड, द she apprehended some trouble, she knew that some calamity would befall her, she felt uneasy। जी सर, करेक्ट आंसर अगर हम कहने की कोशिश करें तो सबसे पहली लाइन में ही इसका आंसर दिया गया है। उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई बुरी घटना घटने वाली है, तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हो रहा है बी फॉर बॉम्बे, तैयार। क्वेश्चन नंबर 2, शी थ्री हर आर्म्स अराउंड हर सिस्टर। देखो बच्चों, क्वेश्चन की अरेंजमेंट देखो, पहली लाइन से पहला क्वेश्चन दे दिया और आखिरी लाइन से दूसरा क्वेश्चन दे दिया। तो जो बच्चे पूरे पैसेज को नहीं पढ़ते हैं कभी भी, वो कभी भी क्वेश्चन के आंसर सटीक नहीं बना पाते। ये मिस अरेंजमेंट पेपर के पैसेजेस में जरूर दी जाती है। पहला क्वेश्चन पहली लाइन से, दूसरा क्वेश्चन दूसरी लाइन से, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन आखिरी लाइन से दिया गया है, इसे समझने का काम करते हैं। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर सिस्टर टू, जी करेक्ट आंसर हुआ सी फॉर चाइना, प्रिवेंट हर फ्रॉम फॉलिंग डाउन। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। इट इज वेल नोन दैट, बिल्कुल जी करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट आंसर हुआ। ट्विन्स हैव अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन देम, करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन 3, शी रियलाइज दैट हर सिस्टर was in a state of excitement, needed support, was weak to walk, gripped with fear, D for Delhi करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। अगला सवाल, she rushed into the corridor because she heard a terrifying cry, her sister called her to room, recognized the voice of the person who screamed, she dreamt that her sister needed her help, C for China करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों, एक अगले पैसेज पर काम करते हैं। आपके सामने अगला पैसेज हाजिर हो रहा है। नेक्स्ट पैसेज,
पैसेज को सोल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों. इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर. इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर that despite its essentially conservative nature, it does change over time and from place to place. किसी भी संस्कृति का एक आधारभूत परिचय इस बात पर टिका होता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होते. Here in It differs strikingly from social behavior of animals. लेकिन जानवरों से इंसान की कल्चर बिल्कुल अलग है. जानवरों की कल्चर में परिवर्तन नहीं देखने को मिलते. Among ants, अगर ants को आप देखें, for example, colonies of same species differ little in behavior from one another, and even so far as we can judge from specimens embedded in amber from other ancestors of 50 million years ago. In less than 1 million years, man by contrast has advanced from rawest savagery to civilization and has proliferated at least 3000 distinctive cultures. इस पूरे पैसेज के मीनिंग को अगर हम समझें तो इंसान की संस्कृति में परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के आधार पर बदलाव आते रहते हैं. और करीब 1 मिलियन ईयर की जो हम अपनी हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हमारी छोटी छोटी संस्कृतियां बढ़ती आज करीब 3000 संस्कृतियों में भारत का नहीं मतलब मनुष्य का एक इतिहास बट गया है. जबकि एंड्स की अगर बात करें तो उनकी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कल्चर ही देखने को मिलती हैं. वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में एक ही बिहेवियर को कभी से लेकर चलती आ रही हैं. क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हो रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पेश किया जाए. सबसे पहला क्वेश्चन हाजिर हुआ. द फ्रेज एसेंशियली कंजर्वेटिव नेचर इंप्लाइज दैट कल्चर हैज एन इनबिल्ट रेसिस्टेंस टू चेंज, इज वायलेंटली अपोज्ड टू चेंज. देखो वायलेंस की तो कहीं बात है ही नहीं पैसेज में. इज एसेंशियली स्टैटिक, बिल्कुल नहीं, स्टैटिक नहीं है. कल्चर के अंदर परिवर्तन आता है. हाँ, करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली है, जिसे हम कहते हैं एसेंशियली सेल्फ कंटेन्ड. संस्कृति हम उसे कहते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, आत्मनिर्भर रहती, अपने अंतर्निहित रहती है. नंबर 2 पर क्वेश्चन आता है. अकॉर्डिंग टू ऑथर मैन कैन नॉट लिव. जी, करेक्ट आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली. विदाउट कंस्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर मोड ऑफ लाइफ. जीवन के अच्छे सुधरे रूप के बगैर इंसान जी नहीं सकता. डी फॉर दिल्ली सेकंड के लिए करेक्ट हुआ. ऑप्शन क्वेश्चन 1 के लिए भी डी फॉर दिल्ली करेक्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों. The author's chief concern is the social behavior of animals, evolution of human society, man's abilities of survival, adaptive techniques perfected by man. करेक्ट आंसर हुआ आप लोगों का बिल्कुल जी बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर. नहीं, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ. अडेप्टिव टेक्निक्स परफेक्टेड बाय मैन. हम लोगों ने वक्त रहते धीरे धीरे अपने आप को अडेप्टेबल बनाया, हालात, संस्कृति, माहौल परिवर्तित करते रहे. क्वेश्चन नंबर 4 आता है. द ऑथर स्पीक्स अबाउट द एंड्स टू ब्रिंग आउट देयर. करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हुआ जी बी फॉर बॉम्बे. फिक्स्ड पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एंड्स. इनका एक फिक्स्ड पैटर्न रहा, इसलिए इनकी कल्चर में परिवर्तन नहीं होता. अगला सवाल. द वर्ड प्रोलिफरेटेड का अर्थ हुआ, जिसे हम अगर कहें तो स्प्रेड, प्रोपागेटेड, पॉपुलराइज्ड या मल्टीप्लाइड. चलो बच्चों, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन. वोकैबुलरी का आंसर अपने आप मार्क करें. आज के लिए इतना ही. गुड नाइट, लव यू ऑल. बचे हुए क्वेश्चंस पर आप काम करने की कोशिश करें. मिलते हैं आप लोगों से सोमवार को. कल छठ पूजन है. छठ की आप लोगों को अनेक शुभकामनाएं. शुभ रात्रि. गुड नाइट, लव यू ऑल.